जय हिंद दोस्तों। आइए मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवा देता हूं ट्रांसफार्मर का, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल है सब करवा देता हूं, क्योंकि अभी 2 दिन बाद आपका MPITI TO का एग्जाम होने वाला है। तो उस बेसिस पे आप इसको जरूर देखिएगा, एक रिवीजन जैसे आप कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन मस्ट है, आना है, मतलब आना ही है। ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में एक लेवल की एनर्जी को दूसरे लेवल की एनर्जी में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। कन्वर्ट नहीं करता बेटा, कन्वर्जन मत कर देना, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है ना, बदलता है। तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे टाइप होते हैं, अभी सबको मैं बताऊंगा। पहले आप ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन का बात करूं ना, तो सबसे पहला नंबर होता है वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स में ट्रांसफार्मर में 3 टाइप की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और टर्शरी वाइंडिंग। ये टर्शरी वाइंडिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए रहता है, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी ही रहता है, जिसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में इनपुट देते हैं, सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं। क्लियर हो रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी में हमेशा हम लोग 2 टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, एक कॉपर एक एल्यूमिनियम। जनरली कॉपर का ही यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है। दूसरा नंबर मैग्नेटिक कोर। ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक कोर होता है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यही फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। भाई फ्लक्स इसी में से घूमता है ना, फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक। और दूसरा नंबर, इस कोर को ना हम लोग एडी करंट लॉस से बचाने के लिए ना लेमिनेट करते हैं। बचाने के लिए लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट का मतलब होता है पटलित किया जाता है उसको, किसी से, सिलिकॉन स्टील से करते हैं। ठीक है ना, ताकि एडी करंट लॉस कम हो। क्लियर हो रहा है। फिर दूसरा पेन ले लेता हूं। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन आवश्यक होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, और इस इंसुलेशन में मैं पेपर, माइका, रबड़, ये सब का यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है ना। ये सब सारे इंसुलेटर ही है जिसका यूज किया जाता है इंसुलेशन पर्पस के लिए। ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है ऑयल को होल्ड करता है और यांत्रिक सुरक्षा देता है। कंजर्वेटर टैंक, ये ऑयल स्टोरेज टैंक होता है और ऑयल एक्सपांशन और कंट्रैक्शन दोनों को अलाउ करता है। ब्रीथर, सिलिका जेल भरा होता है ब्रीथर में। अगर ब्लू है तो कोई नमी नहीं है, लेकिन अगर पिंक हो गया तो उसमें नमी आ गई है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एयर को ड्राई करता है, यही मॉइस्चर को रोकता है। कौन? ब्रीथर। इंपॉर्टेंट है बेटा, ITI दृष्टि से आता है। रेडिएटर क्या काम करेगा, ट्रांसफार्मर टैंक के बगल में लगाते हैं, हीट को क्या करता है, यही रेडिएटर बाहर निकालता है, डिसिपेट करता है अभी, है ना। बुकोल्स रिले, इसको हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये एक गैस सेंसिटिव रिले होता है। ठीक है ना, या गैस ऑपरेटेड रिले होता है। जब टेम्परेचर एक सीमा से बढ़ जाता है ना, जिस सीमा पे हम लोग रखते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें ये रिले क्या कर देगा, ऑपरेट कर देता है और सिग्नल भेज देता है सर्किट ब्रेकर को, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर बचता है। ठीक है। ब्रेसिंग डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। ब्रेसिंग डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर में सर्ज के इफेक्ट से बचाने के लिए। सर्ज का मतलब होता है जैसे बिजली गिरना, जब हालांकि हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, लेकिन एक और छोटा सा डिवाइस होता है, इसे कहा जाता है ब्रेसिंग डिवाइस। ये सर्ज के इफेक्ट से ट्रांसफार्मर की रक्षा करता है। सर्ज के इफेक्ट से ट्रांसफार्मर को बचाता है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे आपको मालूम होगा ट्रांसफार्मर के अन्य नाम में सबसे पहला, ट्रांसफार्मर में जो फ्रीक्वेंसी होता है कांस्टेंट होता है, तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है। दूसरा, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक लेवल से दूसरे एनर्जी के लेवल पे, इसलिए इसको एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी लिखा रहता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा नंबर, ये क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना, तो उस जगह पर क्या होगा, पावर हमेशा कांस्टेंट होगा ना, इसलिए इसका एक और नाम होता है कांस्टेंट पावर डिवाइस।
ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या होगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है ना, वो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्ट में होते हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते भी हैं भाई, एक और नाम बोलते हैं फेज शिफ्ट डिवाइस या 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस, क्योंकि जो E1 और E2 होते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन फेज में एकदम 180 डिग्री रहते हैं। जब आप ट्रांसफार्मर का ऑन लोड या लोड का डायग्राम बनाएंगे, अभी बना के दिखाऊंगा आपको, रिवीजन है ना, तो एक एक पॉइंट पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं, एक बार जरूर देख के जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये फेज शिफ्ट डिवाइस होता है। और है ट्रांसफार्मर, हमेशा इसमें जो वाइंडिंग्स होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग म्यूचुअली कपल्ड होते हैं और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, इसीलिए इसे हम कपल्ड सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफार्मर का और क्या नाम होता है, कपल्ड सर्किट। क्लियर हो रहा है। तो इतने सारे ट्रांसफार्मर के नाम होते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस, फेज शिफ्ट डिवाइस, कपल्ड सर्किट, ये सब हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के नाम होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसफार्मर के टाइप्स बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, मिटाने वाला का है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में अगर आप देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर आपको दो टाइप का मिलेगा, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। आपको मालूम होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या करेगा, कम वोल्टेज को ज्यादा में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है ना। ऐसे स्टेप डाउन क्या होगा, जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करेगा। जैसे हमारे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं, सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही रूप होते हैं, ठीक है। अभी इसके पॉइंट्स भी दूंगा, ये देख के लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, अपने से बन जाएगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आएगा ना, आप फंस जाएंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर है on the basis of construction, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, डायग्राम राइटिंग मत देखिएगा, बस सीधा सुनते जाइए। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर टाइप, एक होता है शेल टाइप, जिससे आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कोर टाइप, शेल टाइप, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है। और तीसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सब यहीं पे समझा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप बोलेंगे सर और भी तो होते हैं ना, और भी बहुत सारे होते हैं। आप बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग, या मैं बोला प्रोटेक्शन, तो इस जगह पे दो टाइप का ट्रांसफार्मर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एक होता है सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दोनों एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में ही आते हैं। तो सीटी और पीटी, इसको भी आपको पढ़ना है, अभी आपको समझा भी दूंगा, मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला है, आप एक बार मेरे चैनल पे आके जरूर देखिएगा, सीटी और पीटी का मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, ठीक है। और भी आप बोलेंगे सर और कुछ टाइप का है, तो अगर मैं उसके बनावट, अगर मैं उसके ना कोर के प्रकार के बात करूंगा ना, तो बेरी टाइप का भी होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है। तो मैं ऑटो ट्रांसफार्मर को ना पावर में ही रख रहा हूं ना, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ पावर में ही रख रहा हूं। बेरी ट्रांसफार्मर होता है बहुत छोटे रूप में, जैसे किसी गांव देहात में लगाना है तो आप गोल सा ट्रांसफार्मर देखेंगे, वो बेरी टाइप का होता है। क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना है, मैं एक एक करके सबको समझाते जा रहा हूं। ये तीन को समझाऊंगा बेटा, ये वाला चौथा भी आपको लिखा दूंगा, लेकिन पहले ये तीन को अच्छे से समझिएगा। स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है। ये आपको इसको बनाने के लिए आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा टर्न्स रेशियो जो होता है ना, टर्न्स रेशियो ये होता है V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर
T1 बटा T2 बराबर E1 बटा E2 बराबर ये I2 बटे I1, ये पलट जाता है ना। और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का बात करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो ये पलट जाता है। V2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चाहे टर्न्स रेशियो से भी आप बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होगा। जैसे एक ट्रांसफॉर्मर मैं ऐसा बना रहा हूँ, तो स्टेप अप का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर V1 दे रहा हूँ, तो यहाँ सेकेंडरी साइड में मेरे को V2 मिलता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि जो V2 होगा ना, हमेशा V1 से बड़ा आएगा। अगर V2 V1 से बड़ा आ रहा है तो N2 भी क्या होगा, V1 से बड़ा आएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना, या जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होता है, हमेशा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होता है। N2 इज ग्रेटर देन N1 का मतलब है कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स छोटा रहेगा, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसी मैं बोला E2 डिवाइडेड बाई E1, तो E2 बड़ा होगा E1 से। जो इसमें म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF आएगा ना, वो हमेशा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF से बड़ा आएगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर जो I1 होगा ना, वो I2 से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर जो I1 का मान होगा, ये हमेशा I2 से बड़ा होगा। ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट बना के देता है, बोलेगा कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट से छोटा होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए कि सही है कि गलत है। तो आपको बताना है ये क्या होगा भाई, हमेशा प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखूंगा तो सेम डायग्राम रहेगा, बस यहाँ क्या होगा, जो V1 होगा ना, वो V2 से बड़ा होगा। अगर V1 V2 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर V1 V2 से बड़ा है तो N1 भी क्या होगा, N2 से बड़ा होगा, ठीक है। E1 भी क्या होगा, E2 से बड़ा होगा। लेकिन जो I2 होगा वो I1 से बड़ा होगा। धारा पलट जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में अच्छे से दिमाग में रख के जाना है। नेक्स्ट वीक तक मेरा भी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, जो स्मार्ट बोर्ड है। फिर तो मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा, नॉर्मल वाला जो जिसमें कोर लगे रहता है, ये होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। आप अभी कोई डायग्राम मत देखिएगा, ये होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर जिसमें ऐसे वाइंडिंग्स लगा हुआ है, ठीक है ना। शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा, ये इस टाइप का दिखता है, जिसमें जो कोर होता है ना बीच में होता है, ये ऐसा, ठीक है। जो वाइंडिंग होगा वो ऐसा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अगर मैं बोला ये जो लंबा बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं लिम्ब, ये होता है लिम्ब। तो यहां पर कितने लिम्ब है, 2 लिम्ब है। यहां कितने लिम्ब होंगे, 1 2 3। तो यहां पर लिम्ब की संख्या कितनी होगी, 3 लिम्ब है, ठीक है। यहाँ कितने योग है, तो योग की संख्या 1 है। यहाँ कितने योग है, तो यहाँ योग की संख्या 2 होती है, ठीक। अपना अपना बोलने का है, कोई 3 बोल देता है, इसमें 2 बोलता है, चलेगा। लेकिन हमेशा योग की संख्या ना शेल टाइप में हमेशा ज्यादा होगा, लिम्ब की संख्या भी ज्यादा होती है। दूसरा नंबर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे जो वाइंडिंग्स है ना, जो वाइंडिंग्स है, इसकी संख्या हमेशा नंबर ऑफ वाइंडिंग्स क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा भाई। और इसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग एक ही है ना, तो वाइंडिंग्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है, किसके, एज कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा नंबर अगर मैं बोलूं, जिसमें वाइंडिंग्स की संख्या ज्यादा है ना, उसका लॉस भी ज्यादा होगा, और इसमें वाइंडिंग्स की संख्या कम है तो लॉस कम होगा। इसमें क्लियर हो रहा है। अगला आप जब देखेंगे तो इस जगह पे देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर वोल्टेज दिया तो इस जगह पे करंट आया, ये करंट फ्लक्स को जनरेट किया, तो एक ही फ्लक्स पूरे ट्रांसफार्मर में घूमता है।
आप देख पा रहे हैं एक ही फ्लक्स पूरे ट्रांसफार्मर में घूमता है, तो इसमें फ्लक्स क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में सेम होता है, दोनों में सेम होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता बेटा, यहां पर आपने वोल्टेज दिया ना, तो ये करंट क्या किया, यहां से हमारे फ्लक्स को क्या किया, जनरेट किया। ये फ्लक्स ऐसे निकला और ये आधा इधर बढ़ जाता है, आधा इधर, यहां जा रहा है 5/2, यहां जा रहा है 5/2। तो इस जगह पे अगर मैं बोलूंगा तो जो दोनों आउटर लिम्ब है ना, आउटर लिम्ब, उस जगह में फ्लक्स का वैल्यू 5/2 होगा, और जो मिडिल लिम्ब होगा, मिडिल लिम्ब, वहां पर फ्लक्स की वैल्यू होगी 5। मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ अगला पॉइंट बोलूंगा तो इस जगह पे कोर का एरिया भी समान होता है, द एरिया ऑफ कोर इज कांस्टेंट इज एवरीवेयर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो कोर का एरिया है ना, आउटर लिम्ब में, आउटर लिम्ब में क्योंकि फ्लक्स है 5/2 ना, तो एरिया भी 5/2 होगा। आप जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स इक्वल टू होता है 5/a, ऐसे निकलता है। तो अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट मानूं तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है बेटा, एरिया के। ये हो गया, समझ आ रहा है। तो फ्लक्स आधा हो रहा है मतलब एरिया भी आधा हो गया। और मिडिल लिम्ब में 5 है तो एरिया भी ए रहेगा। तो इसीलिए ये वाला चीज मोटा रहेगा, ये वाला चीज पतला रहेगा। मैंने डायग्राम में थोड़ा गलती बना दिया है, मुझे इसको पतला दिखाना था, इसको मोटा दिखाना था, पर डायग्राम आप समझ जाएंगे। आप बस यहाँ पे रिवीजन करिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सुरक्षा की दृष्टि से देखिएगा बेटा, ये मान लो ये ट्रांसफार्मर गिर गया तो ये सीधा वाइंडिंग पे इसके जोर पड़ेगा, वाइंडिंग पे चोट लगेगा, तो ये लेस प्रोटेक्टिव होता है भाई, लेस प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्शन की दृष्टि से ना ये कम सुरक्षित होता है। लेकिन आप देखेंगे बेटा ये वाला गिरेगा ना तो इसके बल पे गिरेगा, योग के, तो ये मोर प्रोटेक्टिव होता है, मोर प्रोटेक्टिव, ठीक है। ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, एक प्रकार का सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल होता है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल होता है। लेकिन ये कैसा होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। अगला जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ना, ये हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा लो वोल्टेज हाई करंट के लिए हमेशा यूज होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इसलिए, है ना। यहां पर देखिएगा, इस जगह पर ध्यान से सुनिएगा, इंसुलेशन, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट जो रहेगा ना मोर रहता है, यहाँ इंसुलेशन कम होता है, क्योंकि वाइंडिंग्स कम है इससे इंसुलेशन कम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो ज्यादा होता है, आयरन लॉस जो होगा कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, कॉपर लॉस कम होता है और आयरन लॉस ज्यादा होता है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग ज्यादा है तो कॉपर लॉस ज्यादा होगा, आयरन लॉस कम होगा। आप बोलेंगे सर आयरन लॉस तो हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंट होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा चीजें नहीं होता बेटा। प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना पड़ता है कि आयरन लॉस भी आता है और कॉपर लॉस भी आता है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है ना, और यहाँ पर क्या होता है 24 घंटे पूरा लोड चेंज होते रहता है। इसीलिए आपको आगे चल के पढ़ेंगे आप ऑल डे एफिशिएंसी, नॉर्मल एफिशिएंसी से अलग निकलता है हर 24 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ एग्जाम वो है डिटेल जो आपको मालूम होना चाहिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लास्ट पॉइंट और है, आप देखिएगा ध्यान से। ये जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाया हूं ना, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमेशा ये कोर है बेटा, ये कोर है, तो कोर के पास ना हमेशा हम लोग कौन सी वाइंडिंग करते हैं, तो कोर के पास, यहां पर कोर के पास हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं भाई, एलवी वाइंडिंग करते हैं, एलवी वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये एलवी फिर एचवी, फिर एलवी फिर एचवी, ऐसा चलता है। ये एलवी एचवी, एलवी
HV ऐसा चलेगा, ठीक है ना। इस HV को हम लोग क्या करते हैं भाई, ग्राउंड के पास से जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, इसमें ये ऐसे ऐसे रहता है वाइंडिंग, ऐसे LV HV LV HV LV HV ऐसा चलेगा। तो जब इस टाइप की वाइंडिंग को देखता हूं ना, तो ये हमेशा एक डिस्क जैसे दिखता है, इसीलिए इस टाइप की वाइंडिंग को ना कॉन्सेंट्रिक डिस्क टाइप वाइंडिंग्स या डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जब ऐसा होता है ना, तो ये हमेशा किस शेप में दिखता है भाई, सैंडविच टाइप का दिखता है, इसीलिए सैंडविच टाइप की वाइंडिंग या सैंडविच टाइप की ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें कोर टाइप शेल टाइप आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसफार्मर का नो लोड पर डायग्राम। जो देखो, मैं अभी यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जिससे आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कराऊंगा। क्लियर हो रहा है? ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। तो जब एक ट्रांसफार्मर नो लोड पे रहता है ना, तो मैं मान लेता हूं कि मैं फ्लक्स को क्या कर रहा हूं, रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है ना, फ्लक्स को रेफरेंस ले रहा हूं। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर में कि जब मैं वोल्टेज देता हूं ना, तब करंट आता है, और करंट के कारण क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। तो हमेशा जो फ्लक्स होगा ना, ये जो वोल्टेज है V1, ये अल्टीमेट जनरेट करवा रहा है फ्लक्स को, और जो जनरेट करवाता है ना, वो हमेशा लीड करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लक्स है ना, ये हमेशा यहाँ जो V1 होगा, इस फ्लक्स को हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री पे लीड करेगा। बात समझ आए? अब यहां पर देखिएगा, ये फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी साइड में ही फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से E1 जनरेट करता है। इस E1 को मैं बोलता हूं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल। आपको समझ आ रहा है? ये डायग्राम ऐसा रहता था ट्रांसफार्मर का, इस टाइप का डायग्राम आप पढ़े भी होंगे, है ना, ये ऐसा, ठीक है ना। इस जगह पर जब होगा, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैं निकालूंगा, ये V1 दे रहा हूं, तो यहाँ पर I1 आता है, ये I1 एक वायर में जा रहा है, तो ये क्या जनरेट करता है, फ्लक्स जनरेट करता है, और इसी फ्लक्स के कारण यहाँ पर क्या आता है, E1 आता है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। क्योंकि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं और म्यूचुअली कपल्ड होते हैं। तो इस जगह पर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन लॉ से E2 आता है। ये फ्लक्स जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है ना, तो यहाँ पर E2 जनरेट होता है, ये E2 से यहाँ पर I2 आता है, फिर यहाँ पर ये V2 आता है। ऐसा एक टर्म चलता है पूरा। फैराडे का इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता ही है, साथ में ये क्या हो रहा है, ये फ्लक्स जहां से जनरेट हो रहा है ना, घूम के उसी को अपोज कर रहा है। देख रहे हैं, ये वापस घूम के इधर ही आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जिस जगह से ये प्रोड्यूस हुआ है, उसी को अपोज कर दे रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर लेंज लॉ भी लगता है। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा। तो इस जगह पर जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स के दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो फ्लक्स के दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा। पहला नंबर होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको बोलते हैं चुंबकीय घटक, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय घटक। ये है IM या I म्यू से बोलते हैं। और दूसरा रहता है वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट, ये होता है IW, ठीक है, I म्यू मैग्नेटाइजिंग IW। तो जो वर्किंग कंपोनेंट होता है ना, वो हमेशा वोल्टेज के साथ फेज में होगा, और जो फ्लक्स के साथ होगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये हमेशा फ्लक्स के साथ फेज में होगा। जब इन दोनों का आप जोड़ेंगे, इन दोनों को मिलाऊंगा ऐसा, दोनों का सम लेंगे, तब यहां पर जो आपको करंट मिलेगा, ये होगा नो लोड करंट। I0 का मतलब होता है नो लोड करंट।
तो आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, जैसे ये फाई हो गया तो मैं आपको बोलूंगा कि वोल्टेज मैग्नेटाइजिंग करंट जो रहता है उसको 90 डिग्री लीड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं बोलूंगा जो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, जो फ्लक्स का पहला घटक है, ये एक्चुअली फ्लक्स का नहीं बोल सकता, ये नो लोड करंट के दो घटक आते हैं। तो ये नो लोड करंट का जो वर्किंग कंपोनेंट होगा ना वो हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहेगा और हमेशा वोल्टेज के फेज में होगा। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर जो V1 होता है ना ये लगभग E1 के सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो आता है E1 के बराबर होता है, और E1 जो होता है ना ये E1 E2 बराबर माइनस E1, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे से कितने रहते हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का एक और नाम होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा आपको। तो ये नो लोड सर्किट से आपको समझ आ गया। अगर इस जगह पे होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई नॉट का बराबर आई म्यू का वेक्टर प्लस आई डब्ल्यू का वेक्टर। अगर वेक्टर हटाना है, मॉड में लेना है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्किंग कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए। अब अगला है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो मैं आपको बोला हूं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है जो जो जगह से इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एटलीस्ट उसको तो हम एक वीडियो में जितना जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। बट ये देखिए मेरा मेहनत ये तब कम आएगा जब इसको आप सुकून से बैठ के आराम से देखेंगे। भले दो पे भगा के देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, इससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, एक रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि एटलीस्ट नहीं भी तो ट्रांसफार्मर से 75 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते ही है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा बेटा, ठीक है ना। ये जो वीडियो होगी ये भाग्यराज सर में भी आएगी और भाग्यराज इलेक्ट्रिकल गुरु में भी जाएगा। अगर आप सिर्फ प्योर टेक्निकल कंटेंट चाहते हैं तो आप उस चैनल को, मैं इसमें ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिकल गुरु मिलेगा, वहां पर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर दो टाइप का टेस्ट होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोला पहला होता है पोलैरिटी टेस्ट, दूसरा नंबर होता है ओपन सर्किट टेस्ट, सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और एक डी भी रहता है। जैसे मैं बोला छोड़िए डी को, दो टाइप का टेस्ट बनना है। आपका जो मेन क्वेश्चन बनेगा ना वो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही बनता है, क्योंकि पोलैरिटी टेस्ट में करते कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का चेक किया जाता है कि पोलैरिटी सेम है कि नहीं। क्या है, कभी पैरेलल ऑपरेट कराते हैं ना तो उसमें पोलैरिटी सेम होना जरूरत होता है, ठीक है ना। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में सेम पोलैरिटी, सेम फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब होगा कि ट्रांसफार्मर में अगर मैं बोला तो इस जगह पे ये आया, वोल्ट मीटर, ये रहा एमीटर, ये रहा वॉट मीटर, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये रहा वॉट मीटर, ये मेरा, इसको बोलते हैं वॉट मीटर, ये एमीटर। तो हमेशा क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में ये प्राइमरी साइड है, इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज जो मतलब सिंगल फेज सप्लाई होगा वही मेरा रेटेड वोल्टेज होता है। तो रेटेड वोल्टेज सिंगल फेज सप्लाई है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर और एक वॉट मीटर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगाते हैं। क्लियर हो रहा है। तो मैं आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में इक्विपमेंट कहां पे लगाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्राइमरी साइड में लगाते हैं। क्लियर है। सेकेंडरी साइड ओपन रहता है,
ओपन का मतलब है यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा ना तो ये हाई वोल्टेज बन जाता है और इसके अकॉर्डिंगली ये वाला लो वोल्टेज साइड हो जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी साइड हमेशा हाई वोल्टेज होता है और प्राइमरी साइड हमेशा लो वोल्टेज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछता है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर, यहाँ पर जो ओपन सर्किट टेस्ट से जो जैसे मैं बोला वोल्ट मीटर रीडिंग, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा ना, ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, ये हमेशा इसी रेटेड वोल्टेज को मेजर करता है। तो रेटेड वोल्टेज, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, ये इसको मेजर करेगा, इसको बोल रहा हूँ V1। जो एमीटर रीडिंग होगा ना, एमीटर रीडिंग, ये हमेशा नो लोड करंट, यहां कोई करंट नहीं है ना, तो नो लोड करंट, नो लोड करंट, ये आई नॉट को, नो लोड का मतलब है आई नॉट को मेजर करता है। आई नॉट के फिर वही बताया ना, दो कंपोनेंट, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक वर्किंग कंपोनेंट, दोनों आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर, जो वॉट मीटर रीडिंग होगा ना, वॉट मीटर रीडिंग, ये हमेशा टोटल आयरन लॉस को, मतलब पीआई को ये क्या करता है, मेजर करता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, टू मेजर या टू कैलकुलेट नो लोड कंपोनेंट। दूसरा नंबर, टू कैलकुलेट आयरन लॉस, मतलब आयरन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो वॉट मीटर लगा रहे हैं ये किस टाइप का वॉट मीटर होता है, ये लो पावर फैक्टर वॉट मीटर होता है कि हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं इसी पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और कभी भी दे सकता है। तो आप सर्च मारिए, कुछ काम आप खुद भी करिए, मेरे भरोसे कितना रहेगा, कुछ काम आप खुद भी करिए, हो सकता है शायद यही क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। चलिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, सेकेंडरी साइड को एक पतले थिन वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो ये अब हो जाएगा लो वोल्टेज साइड और ये बन जाता है हाई वोल्टेज साइड। तो ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी साइड हमेशा क्या होगा, लो वोल्टेज साइड, और उसके कंपैरिजन में प्राइमरी साइड हमेशा होगा हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। जिस जगह इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं इसमें भी प्राइमरी साइड में ही लगाते हैं, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगा अब वो रेटेड नहीं होगा, ये हो गया शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड का छोटा सा वोल्टेज मिलता है वो, है ना। और ये जो एमीटर रीडिंग होगा ये देगा शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, ये I2। और जो वॉट मीटर रीडिंग होगा ये देगा मेरे को टोटल कॉपर लॉस PC, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो भी ट्रांसफॉर्मर का ये जो मेजरमेंट बन रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के लिए, परसेंटेज इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए, कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करने के लिए, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस टाइप का पावर फैक्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, किस टाइप का पावर फैक्टर या वॉट मीटर अपन यूज कर रहे हैं, चल रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में कितने टाइप के लॉस होते हैं, तो मेनली दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है मेजर लॉस, एक होता है माइनर लॉस, ठीक है, माइनर लॉस। तो आप अगर मेजर लॉस का बात करेंगे तो ये होता है आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, ठीक है। आयरन लॉस जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, जो हमेशा होता ही है, मतलब कांस्टेंट ही रहता है। कॉपर लॉस को बोलते हैं वेरिएबल लॉस, जो हमेशा बदलते रहता है, या इसको I2R लॉस भी बोलते हैं, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आयरन लॉस रहता है ना, वो दो पार्ट में टूटता है, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस जो होगा ना, ये PE, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आप ध्यान रखिएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस हमेशा
चेंज ऑफ रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से होता है। जैसे मैं आपको बोला कि ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है भाई, यह है मैग्नेटिक मटेरियल, कोई चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। इसके डोमेन अभी क्या है, सब अस्त व्यस्त है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई सब अस्त व्यस्त है। अगर इस मैग्नेटिक मटेरियल में मैं इस डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई करता हूं ना, तो ये पूरे जो मैग्नेटिक डोमेन है ये सब एक जगह पर क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये सब ऐसे शिफ्ट होगा डोमेन जो है। और जैसे ही मैं तुरंत अगर रिवर्सल कर दिया, फोर्स इधर से लगा दिया, तो तुरंत डोमेन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गए, मतलब इस डायरेक्शन में चेंज हो गए। तो हुआ क्या कि एक टाइम में ऐसे थे, तुरंत ऐसे हो गए। तो इसमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसी के कारण हिस्टैरिसीस लॉस आता है, और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। एडी करंट लॉस होता है जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल में या किसी भी कोर में क्या होता है, जो फ्लक्स है वो ऐसे घूमना चालू कर देता है, बहुत ही गोल गोल, जैसे भंवर जैसे ऐसे घूमता है। ये सब दिखता नहीं है बेटा, ये सब अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। माइनर लॉस में कौन कौन सा होगा, माइनर लॉस में आएगा आपका स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये सब जो है ना, ये सब माइनर, थोड़ा सा कुछ अगर मैं बोलूं मैकेनिकल लॉस, ठीक है, ये सब ना क्या होगा, माइनर लॉस में आता है, जो बहुत ही कम परसेंट में रहता है। क्लियर है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी जो हमेशा निकलता है ना, ये होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। अगर मेरे को परसेंटेज में चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर इंटू 100 कर दूंगा। जैसे मैं बोला, ये कोई सिस्टम है, ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, इसमें आपने कुछ इनपुट दिया तो आपको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए मैंने बोला कि आपने 100 रुपए लगाया, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिला 90 रुपए। तो आपको क्या मिला कि जो 10 रुपए आ रहा है ना, ये आपका लॉस हो गया बेटा। अगर 90 में मैं ये 10 जोड़ दूं तो मेरे 100 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो इनपुट पावर होता है ना, इनपुट पावर ये हमेशा आता है आउटपुट पावर प्लस लॉस। लॉस भी एक प्रकार का पावर है जिसका यूनिट होता है वॉट, ध्यान में रखिएगा। लॉस भी एक प्रकार का पावर होता है जिसका यूनिट होता है वॉट, ठीक है। तो अगर मैं ये बनाऊंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगा, आउटपुट पावर का मतलब होगा V2 I2 cos phi डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होगा V1 I1 cos phi। तो ये दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को ऐसा लिख सकता हूं कि जैसे मैंने बोला आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यही है। क्या मैं इनपुट पावर को एज अ टर्म्स आउटपुट पावर लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इनपुट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर की जगह लिख सकता हूं आउटपुट पावर प्लस लॉस। क्लियर है। और इस जगह में जैसे ही होगा, आउटपुट पावर आएगा V2 I2 cos phi डिवाइडेड बाय V2 I2 cos phi प्लस दो टाइप का लॉस होगा, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाला बात ये रहता है कि ये यहाँ पर एक X फैक्टर लगता है, जिसको बोलते हैं X जो रहेगा ना, ये कहलाता है लोड फैक्टर, ठीक है। अगर मेरे को बोला जा रहा है हाफ लोड, अगर मुझे बोला गया हाफ लोड, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। फुल लोड का अगर मेरे को बात कर रहा है तो x बराबर 1 हो जाएगा। 3/4 लोड का बात करेगा तो x बराबर 3/4 हो जाएगा। ये सब यहाँ पर वैल्यू रख के निकालते हैं। V2 सेकेंडरी वोल्टेज, I2 सेकेंडरी करंट, cos phi पावर फैक्टर, Pi आयरन लॉस, Pc कॉपर लॉस, एक्स स्क्वायर, देखिएगा पीसी के साथ एक्स स्क्वायर लगता है कॉपर लॉस। और इससे बहुत क्वेश्चन बनता है बेटा, भयानक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना। जैसे मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको करा के भी दिखाता हूं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा, बहुत मेहनत है इसमें,
ठीक है ना, आपका समर्थन चाहिए रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है, देखिए इस जगह पर जब आप देखूंगा, मैं बोला किसी ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, किसी ट्रांसफॉर्मर का फुल लोड पर आयरन लॉस 100 वॉट तथा कॉपर लॉस मान लो मैं बोला 200 वॉट है। हाफ लोड पर आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस क्रमशः होगा, और आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आयरन लॉस की डायरेक्ट वैल्यू आएगी आपके पास 100 वॉट, ये हमेशा होगा। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है ना, ये लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन लोड, किस टाइप का लोड लगा हुआ है, तो ये लोड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जो कॉपर लॉस होगा ना वो एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस, जो PCFL फुल लोड पर जो कॉपर लॉस है ये 200 यहां पर रहेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू है हाफ लोड पर बोल रहा है, तो एक्स की जगह हाफ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड पर कॉपर लॉस दिया हुआ है आपको 200, तो 200 ये कितना हो गया 1/4 इंटू 200, तो आंसर कितना आ गया 50 वॉट। आंसर कितना आ गया 50 वॉट। तो आपको ऑप्शन भी ना एकदम ऐसी देगा, ऑप्शन नंबर ए बोल देगा 50 वॉट 50 वॉट, ऑप्शन नंबर बी बोल देगा 100 वॉट 200 वॉट, ऑप्शन नंबर सी बोल देगा 200 वॉट 100 वॉट, या ऑप्शन नंबर डी बोल देगा 100 वॉट 50 वॉट। ऐसा क्रमशः बोल रहा है, मतलब पहला वाला आयरन लॉस होगा, दूसरा वाला कॉपर लॉस होगा, ऐसा वाला। तो कल मैं इसी के बेसिस पे ना आपको न्यूमेरिकल भी दूंगा, तो न्यूमेरिकल को जरूर देख के जाइएगा। अभी आपके पास 2 दिन है, कल क्या मैं हो सकता है कि आज रात में ही वो वीडियो अपलोड कर दूं न्यूमेरिकल वाले, ज़्यादा नहीं 12-13 न्यूमेरिकल है, उसको अच्छे से करके जाइएगा। इसी पे थोड़ा हम लोग एक लास्ट इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं कि वो वाला ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है ना, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण दिवस दक्षता। क्लियर हो रहा है? तो देखिए ये क्यों कंसेप्ट क्यों आया, जनरली क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है, लेकिन कॉपर लॉस क्या होता है लोड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जैसे गर्मी में अचानक लोड बढ़ जाता है, ठंडी में लोड कम हो जाता है, तो लोड के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। तो इस टाइम में हम एग्जैक्ट एफिशिएंसी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये कंसेप्ट लेके आते हैं। इस कंसेप्ट को बोला जाता है एक प्रकार का एनर्जी एफिशिएंसी है। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी। और ये क्या होता है हर 24 घंटे के लिए निकालते हैं, हर 24 घंटे के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मैं बोला कि चलिए एफिशिएंसी बताइए, तो एफिशिएंसी यहां पर हो जाएगा ऑल डे इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा आउटपुट पावर, सेम वही आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, बस यहां पर लग जाता है इन 24 आवर्स, यहां पर भी हो गया इन 24 आवर्स। क्लियर है? अगर मैं इसको लिखूंगा तो आउटपुट पावर इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय इनपुट पावर को लिख सकता हूं फिर से आउटपुट पावर इन 24 आवर्स प्लस लॉसेस इन 24 आवर्स। जो जो लॉसेस होता है आप निकालेंगे, परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर देंगे। इसका सिर्फ थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इसका सिर्फ थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल नहीं देता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बेसिक वो जो पहला क्वेश्चन है उससे मिल जाएगा। आपको प्योर कंटेंट अगर चाहिए टेक्निकल का तो आप भाग्यराज इलेक्ट्रिकल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये इतने को रिवीजन करिए। मैं आपके लिए जल्द ही आज में मैं आपके लिए तुरंत न्यूमेरिकल के भी सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें 10-12 क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मूले से बनेगा। बस उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।